नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में के सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में इसे दिया जाना है। तो मैंने सोचा उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूं। साथ ही साथ यह टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस अन्य परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, भाग 4। नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं, जिनके लिए अनुच्छेद 36 से 51 तक का प्रावधान किया गया है। और इन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में स्थान देने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हमारा विकल्प ए है, भाग 2। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। किसका वर्णन है? नागरिकता का वर्णन है, जिसके लिए अनुच्छेद 5 से 11 है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का विवरण वर्णित है। विकल्प बी है, भाग 3। भाग 3 इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसके लिए अनुच्छेद 12 से 35 तक का प्रावधान है। और विकल्प डी है, भाग 5। तो भाग 5 में जो है संघीय कार्यपालिका का विवरण है, जिसमें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के संबंध में चर्चा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 36 से 51 संबंधित है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, विकल्प बी हमारा सही आंसर होगा, नीति निर्देशक तत्वों से। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। नागरिकता 5 से लेकर 11 तक। और विकल्प डी है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक के जो है प्रावधान इसमें वर्णित है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान वर्णित है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था, ठीक है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये सब जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो विकल्प ए है, जापान के संविधान से। तो जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। विकल्प सी है, अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार, ठीक है। प्रस्तावना का या उद्देशिका का विचार जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था ली गई है। मूल अधिकार लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ जो है राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के संबंध में भी जो शब्दावली है वह अमेरिका के संविधान से ही
लिया गया है। और विकल्प डी है ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से, तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, कैबिनेट वाला जो सिस्टम होता है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सब जो है आपका ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। हमारा चौथा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना हमारे नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य होता है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, विकल्प बी, यह भी सही होता है। और हमारा जो है विकल्प डी है, सी है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना, यह इसका उद्देश्य नहीं होता। धार्मिक राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है। विकल्प डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, जो हमारा विकल्प ए है सही आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो वही प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है नीति निर्देशक तत्वों में है। साथ ही साथ जो है कुछ प्रस्तावना में भी इससे संबंधित विवरण मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से नीति निर्देशक तत्वों में जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, वाद योग्य नहीं। जो नीति निर्देशक तत्व है वह वाद योग्य नहीं है। ठीक है, यह वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और इसका उद्देश्य क्या रहा, इसको अपरिवर्तनीय बनाने का उद्देश्य क्या रहा है? तो इसका अपरिवर्तनीय बनाने का उद्देश्य यही था कि अगर इसको हम परिवर्तनीय बना देंगे तो हो सकता है उस राज्य के पास जो है उतने संसाधन न हो, इसीलिए इसको अपरिवर्तनीय बना दिया गया है, वाद योग्य नहीं बनाया गया है कि लागू करने के लिए राज्य के पास संसाधन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिसके पास संसाधन है वह वैसी व्यवस्था करे, जिसके पास संसाधन नहीं है वह वैसी व्यवस्था नहीं कर सकता है। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को जो है वाद योग्य नहीं बनाया गया है, अपरिवर्तनीय बनाया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? प्रश्न थोड़ा सा होता। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन का जो है आधारभूत है। जो हमारा अनुच्छेद 37 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 है, उसके द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य बताया गया है। राज्य का कर्तव्य बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है। हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही बताया गया है कि
समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी। हमारे संविधान का अनुच्छेद 38 खंड घ में यह बताया गया है कि पुरुष व स्त्रियों दोनों के लिए जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 38 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन का कॉन्सेप्ट नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। समान कार्य के लिए समान वेतन एक मौलिक अधिकार न होकर एक नीति निर्देशक तत्व है, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 खंड घ में वर्णित है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कानून के समक्ष बराबरी एक मौलिक अधिकार है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन एक निर्देशक तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। विकल्प सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 40 में जो है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। तो राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए अनुच्छेद 40 के अंतर्गत निर्देशित कर सकती है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ठीक है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48। और विकल्प डी है अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। सुरक्षा के अभिवृद्धि की बात की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 51 में। तो हमारा जो सही आंसर है, जो अनुच्छेद 40 है, वह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। इसमें राज्य सरकार जो निर्देशित करती है ग्राम पंचायतों को कि ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाए। ठीक है। और अपनी शक्तियों के प्रयोग के द्वारा जो है ग्राम पंचायतों के विकास से संबंधित कार्यों को संपादित करे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा, इसमें देखना, मिलान करना है कि किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है। तो हमारा पहला विकल्प है अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, इससे भी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया। विकल्प बी है अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यह भी हमारा सही आंसर है। हमारा विकल्प सी है अनुच्छेद 44। तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, नागरिक संहिता का वर्णन है। यह भी हमारा सही आंसर है। तो विकल्प डी हमारा गलत आंसर होगा। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण वर्णित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 48 में जो है किस चीज़ का वर्णन है? कृषि और पशुपालन का वर्णन है। कृषि, अभी मैंने ऊपर शायद बताया भी है आपको, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में, और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का जो पृथक्करण है यह अनुच्छेद 50 में वर्णित है। ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि की बात की गई है। हमारा विकल्प भी है अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का, तो अनुच्छेद 48 का में जो है किस चीज का वर्णन प्राप्त होता है? अनुच्छेद 48 का में जो है यह बताया गया है कि चूंकि अनुच्छेद 48 जो है किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन से संबंधित है। कृषि और पशुपालन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 48 का में बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, यह जो है आपके अनुच्छेद 48 क में वर्णित है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा विकल्प सी है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 43 में जो है यह मुख्य रूप से अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का को हटा दीजिए, तो अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। तो अनुच्छेद 43 क किससे संबंधित है? उद्योगों के प्रबंधन में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, कर्मकारों का भाग लेना, इससे संबंधित, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने से संबंधित है अनुच्छेद 43 क। और इसी में अनुच्छेद 43 खा भी एक है, अनुच्छेद 43 खा, जिसमें सहकारी समितियों के अभिवृद्धि की बात की गई है। सहकारी समितियों के अभिवृद्धि की बात की गई है। कभी कभी प्रश्न आता है मनरेगा का वर्णन जो संविधान के किस अनुच्छेद में है? मनरेगा या नरेगा जो था, ठीक है, जो बाद में, पहले मनरेगा जो है इसके मनरेगा के पूर्व यह नरेगा था और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। बाद में 2010 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। तो मनरेगा का जो है उल्लेख संविधान के बाद किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 43 में ही उसका उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक। विकल्प डी है अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 अभी ऊपर मैंने आपको बताया है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो हमारा जो है सही आंसर है विकल्प बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि की बात की गई। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि की बात की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत के विदेश नीति से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो हमारा विकल्प डी हमारा सही आंसर है, अनुच्छेद 51। हमारा अनुच्छेद अभी बार बार आ रहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो अनुच्छेद 51 के तहत जो है वैदेशिक नीति भी जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, हमारा सही आंसर है विकल्प बी। अनुच्छेद 43 ए में जो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों
के भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष तक के बच्चों के भरण पोषण और आरंभिक शिशुत्व और शिक्षा उपलब्ध कराने का जो उत्तरदायित्व है वह राज्य सरकार का होगा। इसके पहले इसमें प्रावधान किया गया था कि भारत की स्वतंत्रता के 10 वर्षों के भीतर देश के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत लाया गया है, जिसे हम शिक्षा का अधिकार के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 47 जो है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने से संबंधित है। मतलब पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, यह हमें बताता है अनुच्छेद 47। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो सही आंसर है समान आचार संहिता। समान आचार संहिता जिसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 44 में है। संविधान के अनुच्छेद 44 में है, एक समान सिविल संहिता का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसे जो है किसी संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया, बल्कि यह मूल संविधान में वर्णित है। और इसमें जो जोड़े गए हैं शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है किस अनुच्छेद के तहत? 39 अनुच्छेद 39 खंड 4 के अंतर्गत इसको स्थान दिया गया है। इसके बाद जो है हमारा विकल्प भी है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह। समान न्याय तथा निःशुल्क कानून, इसे भी अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 क के रूप में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39 खंड क के रूप में जोड़ा गया है। और हमारा विकल्प डी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया है अनुच्छेद 43 खंड क के अंतर्गत। ठीक है। और समान आचार संहिता को किसी संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। हमारा अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? वही चीज़ पूछ रहा है। तो इसमें जो है जोड़ा गया है, पूछा गया ना इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। ये कैसे हो रहा? बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता भी मैंने आपको बताया है। अनुच्छेद 43 खंड क के अंतर्गत इसे स्थान दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी उद्योग में लगे हुए जो भी उपक्रम है, ठीक है, उनमें उनके प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीत से कदम उठाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। विकल्प डी 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बल्कि जो है यह एक मौलिक अधिकार है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 खंड क के अंतर्गत स्थान दिया गया है, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है।
ठीक है। शेष और सभी जो है नीति निर्देशक तत्व हैं। हमारा विकल्प ए है मद्य निषेध, विकल्प ए है मद्य निषेध, बी है गौ संरक्षण और तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण की बात कहाँ पे की गई है? अनुच्छेद 48 खंड का, अनुच्छेद 48 खंड का में जो है इसका कॉन्सेप्ट लाया गया है। और हमारा विकल्प है मद्य निषेध। तो मद्य निषेध को अनुच्छेद 47 के अंतर्गत स्थान दिया गया है। मद्य निषेध को अनुच्छेद 47 के अंतर्गत स्थान दिया गया है। और गौ संरक्षण को अनुच्छेद 48 के तहत, गौ संरक्षण को अनुच्छेद 48 के तहत स्थान दिया गया है। और पर्यावरण संरक्षण को किस अनुच्छेद के तहत? 48 का के तहत। पर्यावरण संरक्षण को 48 का के तहत जो है स्थान दिया गया, जिसमें बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, 16 वर्ष तक के या 16 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। इसका कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और शेष जो है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, अभी मैंने उसके ऊपर आपसे ऊपर चर्चा की है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निर्देशक तत्व क्या हैं? तो हमारा सही आंसर है वाद योग्य नहीं है। अभी मैंने बताया कि यह न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि इसको जब संविधान में स्थान दिया गया तो संविधान निर्माताओं का यह उनकी एक सोच थी कि हो सकता है कि जो भी राज्य है उसके पास संसाधन हो भी सकता है लागू करने के लिए, नहीं भी हो सकता है। इसलिए जो है इसे ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाए कि इसे न्यायालय में चुनौती न दिया जा सके। तो इसलिए जो है इसे वाद योग्य नहीं के अंतर्गत रखा गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो विकल्प ए है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। अभी मैंने आपको बताया है अनुच्छेद 48 खंड का के अंतर्गत इसकी बात की गई है। इसमें है प्रश्न क्या पूछा गया, एक सेकंड, सम्मिलित है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। और तो सब इसमें नहीं है, ये सब आपका जो है मौलिक अधिकार है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से केवल किसके बारे में संविधान शांत है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, प्रौढ़ शिक्षा के विषय में संविधान शांत है। कर्मकारों के निर्वाह की मजदूरी की बात की गई अनुच्छेद 43 के तहत। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है किस अनुच्छेद के तहत? 39 का के तहत। और बालकों के प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु ने प्राप्त कर ले तब तक की बात की गई है अनुच्छेद 45 के तहत। 45 है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ठीक है। तो इसमें देखना है कौन सा जो है संविधान में बाद में जोड़ा गया था। तो हमारा सही आंसर मुफ्त कानूनी सलाह, विकल्प सी हमारा सही आंसर है कि मुफ्त कानूनी सलाह वही जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात जो की गई अनुच्छेद 39 खंड क में। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, गोवध निषेध जो है कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 48 और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो मद्य निषेध है, काम का अधिकार यह भी सम्मिलित है, समान कार्य हेतु समान वेतन यह भी सम्मिलित है, सूचना का अधिकार जो है
नीति निर्देशक शब्द सिद्धांत या मौलिक अधिकारों में से सम्मिलित नहीं किया जाता है, बल्कि जो है यह एक विधिक अधिकार है। यह एक विधिक अधिकार है और 2005 में इसे लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जिसका वर्णन अनुच्छेद 44 में है, एक नीति निर्देशक तत्व है। प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, विधि के समक्ष समानता यह एक मौलिक अधिकार है। और आपसे मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है और विधि के समक्ष समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य इसका आंसर दें। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? यह स्टेटमेंट किसका है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, के.टी. शाह का यह स्टेटमेंट है। और जिन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने संविधान सभा में कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर का यह जो है कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। किसका स्टेटमेंट है? बी.आर. अम्बेडकर का। हमारा अगला प्रश्न है, तीसवां एवं अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो हमारा पहला विकल्प है अनुच्छेद 48। तो इसमें दिया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन यह हमारा सही आंसर है। कृषि और पशुपालन का संगठन जो है अनुच्छेद 48 में वर्णित है। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यह भी हमारा सही आंसर है। विकल्प सी है अनुच्छेद 48 को पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, यह भी हमारा सही आंसर है। और अनुच्छेद 40 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यह हमारा गलत आंसर है। एक समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में मिलता है। और 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित अनुच्छेद 40 है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित रखे थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि हम लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है सामान्य अध्ययन का, उसमें से यह एक अलग से टॉपिक है, इसलिए मैंने इस पर एक छोटा सा 30 प्रश्नों का वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और यह उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।